के इक्वल आ जाते हैं। उस वक्त जब लिमिट ले लेते हैं आप लोअर अपर सम्स को बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद, तो लोअर अपर सम की लिमिट लेने के बाद वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर जाता है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि लोअर अपर सम बराबर आ गए हैं, सो दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, और उस वक्त फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप डिरिचलेट फंक्शन को कंसिडर करेंगे तो इस फंक्शन को कंसिडर करने पर, क्योंकि इस फंक्शन की सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक है उसकी वैल्यू 1 और दूसरी है उसकी वैल्यू 0। तो क्योंकि इसकी सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं 1 और 0, तो जब आप डोमेन की रिफाइनमेंट करेंगे, पार्टीशनिंग करेंगे ठीक है, तो फिर आप इस पे जो रेक्टेंगल्स हैं उन रेक्टेंगल्स की हाइट या तो 0 रखेंगे, ठीक है, उन पार्टीशंस पे फंक्शनल वैल्यू के लिहाज से, या आप 1 रखेंगे, ठीक है। तो जब कोई एक इंटरवल लेंगे, आप कोई भी एक सब इंटरवल कंसिडर करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ये सेकंड और थर्ड वाला सब इंटरवल कंसिडर किया, ये वाला, आप सपोज करेंगे आप इन्फिनिट टाइम रिफाइनमेंट कर चुके हैं और ये जो पार्टीशन आई है इस वक्त डोमेन के इस इंटरवल का समझने के जो विड्थ है वो बिल्कुल 0 के करीब है। तो इस तरह की जो है वो डोमेन का सब इंटरवल जब आप लेंगे तो उसमें जब आप फंक्शन वैल्यूज़ का मिनिमम और मैक्सिमम या सप्रीमम और इन्फिमम चेक करेंगे, जब आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे आपके सब इंटरवल में रैशनल भी आ रहे होंगे और इरेशनल भी आ रहे होंगे। रैशनल नंबर्स पे जो है वो वैल्यू 0 आ रही होगी और इरेशनल नंबर्स पे इसी सब इंटरवल में वैल्यू 1 आ रही होगी। तो आपको किसी भी एक सब इंटरवल के अंदर मिनिमम फंक्शनल वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी और मैक्सिमम फंक्शनल वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी, ठीक है। तो ये काम जो है ये सारी पार्टीशन के लिए होगा। किसी भी तरह की पार्टीशन जब आप ले लेंगे तो ऐसे ही होगा रिचले फंक्शन की, कि लोअर सम हमेशा 0 आएगा और अपर सम हमेशा 1 आएगा। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे, तो क्योंकि लोअर सम अपर सम इक्वल नहीं आएंगे तो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। और ये फंक्शन जो है ये आम जो इंटीग्रल की टेक्निक्स होती हैं, जो क्लासिकल इंटीग्रल की टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कोई इस तरह का इंटीग्रल जब आप लेते हैं किसी फंक्शन का, तो उसमें भी ये वाली टेक्निक ये फंक्शन उसके हिसाब से भी इंटीग्रेबल नहीं हो पाता। उसकी वजह ये है कि इसमें इन्फिनिटली मैनी जो हैं वो डिसकंटिन्यूटीज़ आ जाती हैं, और आपको पता है कि आपको तो हर डिसकंटिन्यूटी के ऊपर फंक्शन को ब्रेक करना होता है। तो ये जो मेथड है आर्म इंटीग्रेशन वाला, ये भी उस फंक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस वजह से ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस तरह के फंक्शंस को भी इंटीग्रेबल चेक करना है या आपने उनके लिए इंटीग्रेशन के आइडिया को एक्सटेंड करना है, तो फिर आर्म इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन जो कि जनरलाइजेशन है सिंपल इंटीग्रेशन की, तो उससे भी आपको एक एडवांस तरीका चाहिए जो कि प्रीवियस थ्योरी से जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट भी ना कर रहा हो और कुछ नए डोमेन के ऊपर पुरानी थ्योरी को एक्सटेंड भी कर दे। यानी कि अगर आप एक नया इंटीग्रेशन का तरीका देना चाहते हैं और वो है लिबैक मेयर के ज़रिए इंटीग्रेशन, तो अगर आप इस तरीके से जो इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन की जो कि ऑलरेडी इंटीग्रेबल है बाय प्रीवियस टेक्निक, तो अगर वही फंक्शन जो है वो रीमान से भी इंटीग्रेशन हो रही है उसकी, या आर्म इंटीग्रेशन भी हो रही है उसकी उसी फंक्शन की, तो फिर जो नई टेक्निक है उससे उसी फंक्शन का इंटीग्रल सेम आना चाहिए जिस तरह पुरानी टेक्निक से किसी फंक्शन का इंटीग्रल आता है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं तो पुरानी डोमेन पे उसकी वैल्यू सेम रहती है फंक्शन की वैल्यू, और नई डोमेन पे वो नए आंसर देता है। तो अगर आप कहते हैं कि हम लिबैक इंटीग्रेशन को चेक करेंगे कि कैसे उसको डिफाइन करना है फंक्शंस पे, तो फिर लिबैक इंटीग्रल जनरल जो है वो प्रीवियस इंटीग्रेशन की टेक्निक्स की एक्सटेंशन तभी होगी जब पुराने फंक्शंस थे वो पुराने इंटीग्रल वाला आंसर ही थे, और ऐसे फंक्शन पे जहाँ पुरानी टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल होती इंटीग्रेशन के लिए, उन फंक्शंस पे फिर न्यू आंसर थे इंटीग्रेशन के। तो जो ये लिबैक इंटीग्रेशन की टेक्निक है, इस टेक्निक से जब आप किसी पुराने फंक्शन को किसी आम फंक्शन को जो एक्स स्क्वायर है लाइक, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे पुरानी टेक्निक से या रीमान इंटीग्रेशन से या आप लिबैक से भी कर लें, तो इसका आंसर x³/3 ही आएगा, जिस तरह से आर्म इंटीग्रेशन इसका आंसर देती है।
लेकिन जब आप रिलेशनल फंक्शन टाइप का फंक्शन रखेंगे जहाँ पुरानी टेक्निक फेल हो जाती है, तो उस वक्त बैक आपको आंसर देगा इस केस में। तो ये कुछ किसी लिहाज से जो है वो इसकी एक्सटेंशन है और एक नया तरीका भी है इंटीग्रेशन को देखने का। ठीक है, तो ये और एक चीज़ और कंट्रास्ट में ये कंपेयर करना है आपने कि जो रीमान इंटीग्रेशन है उसमें डोमेन जो है उसकी आप पार्टीशन करते हैं और आप देखते हैं कि हर डोमेन की पार्टीशन के अगेंस्ट जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं वो कितना रीजन कवर करेंगे। लाइक कि जब आप अगर डोमेन का ये वाला सब इंटरवल ले लें तो डोमेन के इस सब इंटरवल के अगेंस्ट जो फंक्शनल वैल्यूज़ आ रही हैं वो फंक्शनल वैल्यूज़ इतना हिस्सा नज़र आ रहा है आपको कि कवर करती नज़र आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि डोमेन के इन सब पॉइंट्स को जो कि इस इंटरवल में आ गए हैं उन सब पॉइंट्स का इमेज से इकट्ठा करें तो रेंज वाले सेट का जो इमेज सेट है उसका ये वाला रीजन कवर होता है। तो अगर आप जो है वो रीमान की टेक्निक से या प्रीवियस टेक्निक से अगर आप डोमेन की पार्टीशन करते हैं और वहाँ से इमेजेस का सेट देखते हैं तो लीबैक में रिवर्स प्रोसेस होगा। लीबैक में आप इमेजेस देखेंगे और उन इमेजेस के अगेंस्ट आप देखेंगे कि कौन से डोमेन के पॉइंट्स हैं वो ये वाले इमेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है वो पहले इमेजेस का कोई पॉइंट उठाना है और उसके बाद आपने देखना है कि वहाँ उस इमेज के अगेंस्ट डोमेन में कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो इस तरीके से ये शिफ्ट भी हो जाएगा मेथड। सो 4.2 में जो है कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं इसने। ठीक है, इनमें सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन है वो है सिंपल फंक्शन। ठीक है, सिंपल फंक्शन कौन से होते हैं? A measurable real valued function psi defined in a set V is said to be a simple function provided it takes only a finite number of values। सही है, तो अगर ये कोई भी एक फंक्शन है मेजरेबल रियल वैलिड फंक्शन, तो फिर वो जो है ऑब्वियसली वो मेजरेबल डोमेन पे डिफाइन किया होगा आपने, उसके इमेजेस रियल होंगे। तो उस फंक्शन को हम सिंपल तभी कहेंगे जब वो जो फंक्शन है उसकी जो इमेज सेट है वो सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज़ को कंसिडर करें। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन है अगर तो उसके इमेजेस जो हैं वो फाइनाइट वैल्यूज़ अज्यूम करते हैं तो फिर वो फंक्शन जो है वो सिंपल फंक्शन होगा। अगर एक ऐसे फंक्शन के जो इमेजेस हैं वो इन्फिनिट वैल्यूज़ या अनकाउंटेबल वैल्यूज़ अज्यूम करते हैं तो फिर वो जो है वो फंक्शन सिंपल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन आपको कैसा समझ आ रहा है इस डेफिनेशन से? कोई एग्जांपल दे सकते हैं सिंपल फंक्शन की जो आपके जहन में हो? हाँ जी, कोई फंक्शन ऐसा जो कि सिंपल फंक्शन हो तो उसकी कोई एग्जांपल दें जल्दी से ताकि पता चले तो डेफिनेशन क्या है। क्या कहते हैं? बैचलर्स अच्छा, ओके। तो अभी तक कोई एग्जांपल नहीं आई है सिंपल फंक्शन की। सिंपल फंक्शन को डिफाइन करना और ऐसा फंक्शन है जिसके इमेजेस जो हैं वो फाइनाइट वैल्यूज़ जो है वो एज्यूम करते हैं। ठीक है, द फंक्शन टेक्स ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़। तो ऐसा फंक्शन की एग्जांपल देना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखा है कोई फंक्शन ऐसा जो कि रियल वैल्यूज़ एज्यूम करे? एनीवन? साइन साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन। मुझे समझ नहीं आया, दोबारा कहिएगा। कांस्टेंट फंक्शन? नो सर, साइन फंक्शन और कॉस का फंक्शन जो भी था। साइन फंक्शन और कॉस, ओह अच्छा, साइन फंक्शन, ओके। चले मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं साइन फंक्शन को इस तरीके से डिफ़ाइन करूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियसली मैंने डोमेन शिफ्ट की हुई है और ये -1 से 1 जो है वो यहाँ पे है इस टाइम। तो अब मुझे बताएं कि ये कितनी कितनी वैल्यूज़ एज्यूम करता है ये फंक्शन। ये फंक्शन की फंक्शनल वैल्यूज़ कितनी है? डोमेन तो ये सारी है ना नीचे,
तो फंक्शनल वैल्यूज़ कौन कौन सी इस फंक्शन ने एज्यूम की हैं? -1 से लेकर 1 तक। -1 से 1 तक, यानी कि -1 से लेके 1 तक के सारे रियल नंबर जो हैं वो इस फंक्शन के इमेजेस के तौर पे आ रहे हैं। तो फिर तो ये सिंपल फंक्शन ना हुआ, क्योंकि सिंपल फंक्शन हमने कहा है कि इट टेक्स ओनली ए फाइनाइट रियल वैल्यूज़, यानी कि उसका जो इमेज सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। तो ये जो इमेज सेट आया है साइन या कॉस फंक्शन का, वो तो एक इंटरवल आ गया नॉन डिजेनरेट, तो वो तो अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स कंटेन करेगा। सो ये एक सिंपल फंक्शन नहीं है। कोई और फंक्शन ट्राई करें हमारा। कोई और फंक्शन बताएं जो कि सिंपल फंक्शन हो। और डोमेन फाइनाइट फाइनाइट। नहीं, डोमेन नहीं, डोमेन जो भी है उसकी डोमेन कोई भी रियल वैल्यू सेट हो सकता है, पूरा आर भी हो रेंज सकता है, लेकिन इमेज सेट जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो वो सिंपल फंक्शन होगा ना। सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने ऊपर अंडरलाइन की हुई है, ये सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन का मतलब है कि जो है डोमेन वो सॉरी जो रेंज है, जो फंक्शन जो है वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो टेक करता है, एज्यूम करता है। सो मतलब है कि फंक्शन की जो वैल्यूज़ है ना, फंक्शनल इसके फंक्शन कौन सा वैल्यू फंक्शन, सिर्फ 0 और 1 है। कौन सा डिस्प्ले डिस्क्रीट फंक्शन। फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हाँ हाँ, ये अभी भी हमने वही देखा था एग्जाम्पल। तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है 0 और 1 पे, अच्छा 0 पे मुझे नीचे नहीं लिखना चाहिए। तो जो डिस्प्ले फंक्शन है अभी एग्जाम्पल आपके ठीक है कि जो डिरिचलेट फंक्शन है 0 और 1 वैल्यू एज्यूम करता है सिर्फ। तो इस केस में ये बिल्कुल सही बात है कि ये सिंपल फंक्शन है, क्योंकि इसकी फंक्शनल वैल्यू सिर्फ 2 है। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यूज जो हैं, फंक्शनल वैल्यूज का सेट है वो एक सेट है 2 पॉइंट्स का। तो ये एक फाइनाइट सेट है, तो अब ये बात आपकी ठीक है कि ये सिंपल फंक्शन होगा, क्योंकि इसने सिर्फ 2 वैल्यूज एज्यूम की। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन जो है वो देखने में बहुत आसान है। कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने लेक्चर में से अभी डिस्प्ले फंक्शन देखा है। कोई और एग्जांपल जो हमें हो जाके जिससे पता चला कि भाई बहुत सारे फंक्शन सिंपल फंक्शन हो सकते हैं। ये ना हो कि हमें लगे कि भाई कोई बड़ा स्पेशल सा एक ही फंक्शन है ये जो सिंपल फंक्शन है और बाकी सिंपल नहीं है। तो ऐसा है या नहीं है, और भी फंक्शन हो सकते हैं ना। एक और एग्जांपल दीजिए ज़रा डिफरेंट किस्म की। हाँ जी, कोई है जहन में एक सिंपल फंक्शन। अब ये इस तरह, अब जिस तरह आपने ये फंक्शन बनाया है, इस तरह हम बेशुमार फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, रियल डोमेन और इमेजेस जो हैं वो फाइनाइट रखते हैं। तो ज़रा बताएं कोई। नहीं है जहन में। सर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अच्छा। आइडेंटिटी फंक्शन जो रियल डोमेन पे होगा वो कुछ याद है आपको, इस तरह का होगा। सही है ना, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स टाइप का होता है ना। तो मुझे बताएं कि वो फिर 0 से 2 के दरमियान अगर मैं उसको चेक करूं, तो 0 से 2 के दरमियान जो है वो इमेजेस भी 0 से 2 तक ही देगा सारा, यानी कि जितनी डोमेन होगी उसकी उतनी ही उसकी रेंज होगी। तो अगेन फिर ये तो पूरे 0 से 2 तक का पूरा इंटरवल इसका इमेज बन गया। सो आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट अ सिंपल फंक्शन। वो स्टूडेंट भी ट्राई कर लो। हाँ जी, तो है जो एग्जांपल दे सिंपल फंक्शन की, इसके अलावा सिंपल फंक्शन की एक एग्जांपल मिल गई है, तो आप इसी को देख के कोई और एग्जांपल बना लें। समझ आ रहा है कि सिंपल फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है।
और एक और फंक्शन है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद, लेकिन उसमें भी दो ही वैल्यूज आती हैं, 1 और -1। कौन सा फंक्शन डिफाइन करें उस कैसे डिफाइन होता है, याद है आपको? तो सर उसमें आई थिंक मेरे ख्याल से ये था कि जब फंक्शन में एक्स की वैल्यू जब हम रैशनल नंबर में से लेते थे तो 1 देता था, और जब इरेशनल नंबर लेते थे तो -1 देता अच्छा, चलें, वो फिर इसी की वेरिएशन है डिस्प्ले फंक्शन की। और इस तरह के और भी फंक्शन है डिस्प्ले की तरह के। इंडिकेटर फंक्शन है, वो भी 0 1 वैल्यूज देता है। और इसी तरह जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है या तो वो सिग्नम फंक्शन भी है एक, वो -1 से 1 के दरमियान आंसर देता है। और है। जो है सिग्नम -1। फंक्शन था, उसकी कोई वैल्यू हाँ, आई थिंक सिग्नम इस सिग्नम तरह। सिग्नम फंक्शन ही होगा वो, क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन होता है एक्स मॉड ओवर एक्स से। तो एक्स मॉड ओवर एक्स जो है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए +1 आंसर देता है, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए -1 आंसर देता है। यानी कि सिग्नल फंक्शन जो है उसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं क्योंकि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स ओवर एक्स हो जाएगा, तब भी 1 हो जाएगा। और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स ओवर -x हो जाएगा, तब -1 हो जाएगा। सो सिग्नल फंक्शन सिर्फ दो वैल्यूज़ लेता है, +1 और -1। ये सारी जो हैं ये डिस्प्ले फंक्शन और इंडिकेटर फंक्शन की ही टाइप्स हैं, जिसमें डोमेन सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो, और जो इमेज सेट है वो सिर्फ दो पॉइंट्स जो है वो जीम करता है, और ये इंडिकेटर ही हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये इंडिकेटर फंक्शन की ही टाइप्स हैं सारी। तो अगर इसके अलावा आपने कोई फंक्शन लेना हो जिसमें इमेज सेट जो है वो दो पॉइंट्स के ही आ रहे हैं अभी तक एग्जाम्पल्स, तो हम चाह रहे हैं कि कोई सिग्नल कोई दो पॉइंट्स के बजाय एक पॉइंट आ जाए इमेज सेट में, या 3 पॉइंट आ जाएँ, 4 पॉइंट आ जाएँ, कोई और फाइनाइट एंड पॉइंट्स आ जाएँ, तो कोई ऐसे फंक्शन भी हैं, या सिर्फ ये एक ही टाइप रह गई है? फंक्शन तो और भी हो सकते हैं। सो ऐसा करें कि ना, एक और फंक्शन कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाएं, तो कांस्टेंट फंक्शन किस तरह का होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो सी के बराबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल सी फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन। सो तो ये फंक्शन जो है ये किस तरह की वैल्यूज अज्यूम करेगा? अगर अगर डिफाइन करें हम कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल सी फंक्शन होगा, ये फंक्शन सारी डोमेन के ऊपर जो है वो सी ही आंसर देगा। यानी कि आप एक्स को वेरी करेंगे डोमेन में, तो हर वैल्यू के लिए जो है फंक्शन सिर्फ एक ही इमेज देगा। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन जो है वो उसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, और जो इमेज सेट है वो एक सिंगलटन पॉइंट सी आ जाएगा। यानी कि इसका इमेज जो है वो एक ही इमेज है इसका यूनिक। ठीक है ना, सारी डोमेन के लिए इमेज जो है वो एक ही। तो वाई एक्सिस को आपने फोकस करना कि कितने डिफरेंट इमेजेस मिल रहे हैं आपको। तो इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि एक ही इमेज है इसका, और इससे प्रीवियस जो फंक्शन थे इंडिकेटर वाले उनमें दो दो इमेज। तो आप ये एक इमेज हो, दो इमेज हो, आप फाइनाइटली किसी भी नंबर ऑफ इमेजेस के लिए इस आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं ना। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टेप फंक्शन बना लें, और स्टेप फंक्शन आप बनाएं इस तरह का जिसमें अगर आपको n वैल्यूज़ का सिंपल फंक्शन चाहिए, तो आप स्टेप फंक्शन बना लें जिसमें n स्टेप्स हों, तो वो n वैल्यूज़ का सिंपल फंक्शन बन जाएगा। आपको 5 वैल्यूज़ का सिंपल फंक्शन चाहिए, आप 5 वैल्यूज़ का स्टेप फंक्शन बना लें, आपको 5 वैल्यूज़ का मिल जाएगा जो है वो सिंपल फंक्शन। ठीक है, तो आपको कितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का फंक्शन आपने देखना है, आप स्टेप फंक्शन के ज़रिए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप फंक्शन जो होते हैं, बशर्ते कि पूरी डोमेन पे अगर तो आप पूरे आर पे बना लेंगे स्टेप फंक्शन, तो फिर तो शायद इन्फिनिट मैनी स्टेप्स बन जाएँ। लेकिन आप डोमेन को चेक कर रहे हैं अगर किसी भी इंटरवल के ऊपर, किसी भी इंटरवल के ऊपर, तो ये सारे स्टेप फंक्शन जो हैं ये फाइनाइट जो है इमेजेस की टाइप के आप स्टेप फंक्शन बना सकते हैं। तो ये सारे सिंपल फंक्शन बन जाएंगे। इसी तरह जो है वो सीलिंग और फ्लोर फंक्शन की मैंने एग्जांपल्स दी थी कई बार। तो जो सीलिंग फंक्शन है या फ्लोर फंक्शन है, मैंने ये सीलिंग फंक्शन जो है वो इसका नोटेशन लिखी है। तो ये जो सीलिंग फंक्शन है, ये फंक्शन भी इसी टाइप का फंक्शन है। यानी कि
इस फंक्शन ने भी अगर डोमेन आप फिक्स इंटरवल बना लें तो इस फंक्शन ने भी फाइनाइट मनी वैल्यूज़ जो हैं वो आप कंटेन करनी है, ठीक है। ओके, सो ओके, हमारे एक और मीटिंग स्टार्ट कर दी है मेरा ख्याल है किसी स्टूडेंट ने। ख्याल से अलग तो नहीं ग्रुप बन गया एक कि आधी क्लास यहाँ हो और आधी क्लास दूसरे ग्रुप में बैठी है। ये अभी मुझे वो एक और मीटिंग हमारी मेयर के ग्रुप में शुरू हुई है, उसका नोटिफिकेशन आया है। तो ये दूसरी मीटिंग जो है ये हमारे स्टूडेंट्स ने किसी ने क्रिएट की है कि पहले हुई थी। कुछ लोग पहले वाली ज्वाइन हो गए थे, बाद में ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वो मैंने फिर दोबारा लिंक भेज दिया था जो स्टार्ट की हुई थी मैंने जी पहले। सर, वो पहले वाला ज्वाइन किया हुआ था तो उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आया कई लोगों ने पहले वो ज्वाइन कर ली, तो आपने दोबारा फिर हाँ जी, मैंने फिर दोबारा लिंक भेजा था। ओके अच्छा, तो ये कब कब आप लोगों ने फिर इस लिंक को वापस ज्वाइन किया है? मेरी ये बात आपने कहाँ से सुनी है? तो ये सर मैंने तो कुछ ने तो 4.2 पहले से कर की लिया। है। 4.2 से शुरू किया, बस ठीक है। 4.2 से ही हम डिस्कशन कर रहे थे जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ी थी ना डिस्कशन रिमान इंटरवल के ऊपर, तो यहीं से किया शुरू। अच्छा, सो ओके, सो अभी हम सिंपल फंक्शन देख रहे थे। तो सिंपल फंक्शन के लिए हमने जो डिफ़ाइन किया उसको वो सिर्फ इस तरह से किया कि उसमें जो इमेजेस होंगे वो फाइनाइटली मैनी इमेजेस जो हैं वो आप रखेंगे फंक्शन के। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कि दिस इज अ सिंपल फंक्शन। तो 2-3 एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं और वो सारे फंक्शन जो हैं वो सिंपल फंक्शन कहलाएंगे, बशर्ते कि उनके डोमेन कोई भी वेरिएबल सेट हो सकता है, लेकिन उनकी जो रेंज है दैट मस्ट बी फाइनाइट सेट, ठीक है। तो जो सारा फंक्शन आपने कंसिडर किया है उस सारे फंक्शन के लिए आपने उसकी रेंज देखनी है। ये रेंज जो है वो फाइनाइट सेट है, तो फिर आप कहेंगे कि ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है। काफ़ी एग्जांपल्स हो गए सिंपल फंक्शन की। तो सिंपल फंक्शन जो है अब उसको डील कैसे करना है आपने, ठीक है। सो इफ़ द फंक्शन साई, हमने यहाँ पे जो है ना वो साई फंक्शन लिया जो कि सिंपल है और फाइनाइट वैल्यूज़ एज्यूम करता है। इफ़ आई टेक्स डिस्टिंक्ट मेरा क्लास को 12 बजे। ओके, सो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो हमने साई फंक्शन के लिए, और जो साई फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन कंसिडर किया है हमने, और इस फंक्शन ने फाइनाइट वैल्यूज़ अज्यूम करनी है। अब वो जो फाइनाइट वैल्यूज़ हैं उनको हम अगर लेबल कर लें, हम उन वैल्यूज़ के लिस्ट बना लेते हैं कि सपोज करें कि जो साई फंक्शन है, क्योंकि इन जनरल फाइनाइट वैल्यूज़ अज्यूम करनी है तो वो फाइनाइट वैल्यूज़ n तक जा सकती हैं, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर के लिए। तो हम कहते हैं कि सपोज करें कि वो जितनी वैल्यूज़ उसने अज्यूम की हैं n, उन n वैल्यूज़, वो n वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है। तो ये a1 से लेके an तक ये साई के इमेजेस आ गए हैं, ठीक है। यानी कि साई के जितने इमेजेस थे फाइनाइटली मिनी, तो उन इमेजेस के हम नाम रख लिए हैं a1 से लेके an तक, ठीक है। और ये जो डोमेन थी ना साई की, उस डोमेन पे, पूरी डोमेन पे आपको ये सिर्फ ये n इमेजेस मिले हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है, a1 से लेके an तक। नाउ बाय द मेरेबिलिटी ऑफ द फंक्शन साई, इट्स लेवल सेट्स साई इनवर्स ऑफ ai। साई इनवर्स ऑफ ai जो हैं ये उन AIs के इन्वर्स इमेजेस हैं, ठीक है। और ये जो AIs के इन्वर्स इमेजेस होंगे अंडर साई, ये आपको क्या देंगे, ये आपको ये जो पॉइंट्स होंगे ये कहाँ पे होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास ये फंक्शन, ये मेरे पास अगर हम ये वाला एक साई फंक्शन ले लें जिसने ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो एज्यूम की हैं,
ठीक है, और इनमें से एक वैल्यू को हम कह लेते हैं कि ये A1 है, तो ये A1 हो गया। ठीक है, इमेज की बात कर रहा हूँ। और इस A1 इमेज के अगेंस्ट जब मैं साई इनवर्स और ये साई फंक्शन का मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है, तो इस A1 इमेज जो लिया मैंने, उस A1 इमेज का जो इनवर्स इमेज होगा वो हमें क्या देगा? हाँ जी, A1 जो है वो इमेज था साई का, और साई इनवर्स ऑफ A1 हमें क्या मिलेगा? हाँ जी, E जो है वो डोमेन है साई के। ठीक है, तो बताएं ज़रा साई इनवर्स ऑफ A1 क्या होगा? मैं जो बनाया इस रिस्पेक्ट से, कोई आइडिया है? बता सकते हैं यहाँ से कि नहीं बता सकते हैं यहाँ से? हाँ, चलिए मुझे एक एग्जांपल के ज़रिए मुझे बताएं किसी और कोई फिक्स एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, ऐसा करें कि मुझे बताएं, मैंने ये एक्स स्क्वायर फंक्शन जो है वो प्लॉट किया, और जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन का जो इमेज सेट है, इसका जो इमेजेस में से मैं ले लेता हूँ 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 तक का मैंने इमेज सेट ले लिया। तो क्या आप बता सकते हो कि जो ये जो इस एक्स स्क्वायर को मैं फंक्शन एफ कह लेता हूँ? ठीक है, तो ज़रा मुझे बताएं कि एफ इनवर्स जो है वो एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा यहाँ पे? बताएं। ये तो आम बैचलर कैलकुलस की बातें शुरू हो गई हैं। एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा? इस फंक्शन को देख के बताएं ज़रा। हाँ जी, एफ इनवर्स ऑफ 2। हाँ जी, दोबारा दोबारा बताएं, समझ नहीं। एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा इस फंक्शन के लिए? ये जो मैंने एक्स स्क्वायर फंक्शन बनाया है, बड़ा कॉमन सा फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा? सर 1/4। नहीं नहीं, आप उसका इमेज लेने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर से ट्राई करें। एफ इनवर्स ऑफ 2 जो है वो इनवर्स इमेज चाहिए ना, या मुझे एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एफ ऑफ 2 बताएं? सिर्फ एफ ऑफ 2 का 4 है ना, जैसे कि पहली बात है एक्चुअली। हेलो सर, जी जी बोलें। हाँ जी, पहली बात ये एक्स का जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर्म में आएगा। तो ये प्लस माइनस अगर लगाते हैं तो उसका हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि एफ इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आएगी भी तो स्क्वायर रूट 2 आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। अच्छा चलें, आप जिस तरीके से बता रहे हैं वो आप ठीक है, क्योंकि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, सो इस वजह से हम इसका इन जनरल इन्वर्स पूरे फंक्शन का नहीं बता सकते। तो इसलिए मैंने पूरे फंक्शन, पूरी डोमेन पे जो फंक्शन है, इसका मैंने आपसे इन्वर्स इसलिए नहीं कहा। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि मुझे एफ इन्वर्स ऑफ 2 बताएं, यानी कि वो पॉइंट्स जिनका इमेज 2 आता है, तो वो जो है वो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों आंसर ठीक हैं, क्योंकि मैं अगर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ 2 का मतलब है कि डोमेन के कौन से पॉइंट्स हैं जो इमेज 2 दे रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही रीड करते हैं ना इसको, एफ इनवर्स को, कि एफ इनवर्स ऑफ 2 का मतलब है कि एफ के जो 2 है वो इमेज में से है, और आप उस इमेज का एफ इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस इमेज का प्री इमेज देखना चाह रहे हैं कि कौन से डोमेन के पॉइंट्स हैं जो वो इमेज देते हैं। तो जिस तरह एफ ऑफ 2 4 है, तो आप कहते हैं कि 2 डोमेन में था और उसका फंक्शन अप्लाई करने पर 4 आंसर आ रहा था, तो 2 डोमेन है और उसका इमेज 4 है। तो इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ 2 का मतलब है कि 2 रेंज में है इस टाइम,
और उसका एफ इनवर्स लेंगे तो हमें डोमेन के वो पॉइंट्स मिलेंगे जो कि वो इमेज देते हैं। तो ये जो है सेट थ्योरेटिक इन्वर्स आपके एक पॉइंट का जो रेंज में मौजूद है इमेज सेट में, तो आप उसका जो है वो इन्वर्स इमेज इसी तरह डिफाइन करते हैं कि हम कहते हैं कि वो सारे पॉइंट्स इन द डोमेन जिनका जो इमेज है वो 2 आ रहा है वो सारे एफ इनवर्स ऑफ 2 कहलाएंगे। सो वो आप देखो तो वो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन्होंने सही आंसर दिया है, और इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इन्वर्स सेट फॉर्म कर रहे हैं 2 का, अगर 2 इमेज के तौर पे लें। और यहाँ से हम देखते होते हैं कि अगर तो हर पॉइंट का इन्वर्स इमेज जो है वो सिंगलटन पॉइंट आता है, तो फिर अगर हर इमेज के पॉइंट का अगर इन्वर्स इमेज सिंगलटन पॉइंट आता है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओके, मैंने मैसेजेस रीड कर लिए आपके। शान, ये शान हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं क्लास में, लेकिन इनका जो है वो माइक काम नहीं कर रहा है शायद, या क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई म्यूट हो सकते हैं या नहीं ऐसे। शान मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो सकती है कि किसी एक स्टूडेंट को। अच्छा, चलिए मैं ऐसा करता हूँ ना कि सारों को अटेंडेंस बना देता हूँ ताकि जो है ओके वेट। अच्छा शान आप देखिएगा। सब ठीक है। ओके शान, हो गया काम। अच्छा चलें। ये अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो आप सुन तो रहे थे ना? ठीक है, सर सुन रहा था, लेकिन मुझे असल प्रॉब्लम ये थी कि माइक ऑफ था और मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था तो वो बात नहीं पूछ पाया। अच्छा अच्छा ओके। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये किस वजह से इस तरह होता है, लेकिन अभी ये सब नॉर्मल अब ठीक लग रहा है। अच्छा चलें, अब अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम ये देख रहे थे कि जिस तरह तरीके से हम किसी फंक्शन का इमेज किसी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इसी तरीके से किसी इमेज का प्री इमेज देखने का मतलब ये है कि आप वो इमेज अगर आपको एफ इनवर्स ऑफ सिंगल पॉइंट चाहिए जो कि इमेज सेट में है, तो वो डोमेन के वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आंसर के तौर पे जो कि इमेज के तौर पे वो पॉइंट देते हैं, ठीक है। सो एफ इनवर्स ऑफ 2 का हमारे फंक्शन की रिस्पेक्ट से जो आंसर होगा वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि ये दोनों प्री इमेज हैं 2 के, ठीक है, एंड 2 इज़ एन इमेज। तो इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए मैंने आपसे कहा था कि आंसर करें कि अगर हमने जो साई फंक्शन जनरल कंसिडर किया, ये जनरल साई फंक्शन अगर इसका एक जो इमेज है वो a1 हो जाए, ठीक है, ये मैंने a1 बनाया है यहाँ पे, तो उस a1 का इन्वर्स इमेज जो है एफ इनवर्स ऑफ a1 या साई, अब क्योंकि फंक्शन हमारा साई है तो साई इन्वर्स ऑफ a1 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इस डेफिनेशन को यहाँ से पढ़ें ज़रा कि साई जो है a1 का जो साई इन्वर्स होगा वो हमें क्या चीज़ दे रहा है। सिर्फ आपने इसको मेरा ख्याल है रीड ही करना है, तो यही इसका आंसर बन जाएगा क्योंकि नज़र आ रहा है सामने।
बड़ा क्लियर उसमें डिफाइन कर दिया है कि किसी भी, क्योंकि फंक्शन साई जो है उसने फाइनाइट वैल्यूज अज्यूम की हैं a1 से लेके an तक, तो उन ए आईज़ में से कोई भी एक ए आई के लिए जब आपने इन्वर्स इमेज उस एक सिंगल पॉइंट का देखना होगा और वो पॉइंट इमेज है, तो उसका जब साई इन्वर्स देखेंगे आप, तो आपको असल में जो चीज़ मिलेगी वो डोमेन की पार्टीशन मिलेगी कि डोमेन का कौन सा पोर्शन है जिसने इमेज के तौर पे वो पॉइंट आपको दिया है, ठीक है। यानी कि अगर A1 एक इमेज है तो A1 के अगेंस्ट वो सारे पॉइंट्स जो कि डोमेन के होंगे, जिन सब का इमेज जो है वो A1 होगा, तो E जो है, E का वो सबसेट, यानी कि E डोमेन थी ना हमारी वेरिएबल इस फंक्शन की साई की, तो E की डोमेन का वो पूरा पार्ट या सबसेट जो कि हमें A1 जो है वो इमेज के तौर पे दे रहा है, तो उस सारे सेट को हम कहेंगे कि वो सारा सेट जवाब में आएगा साई इनवर्स ऑफ A1 के, ठीक है। और इसी तरह ही है ना कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साई जो है वो, अगर मैं पूरे का, और उस सेट को उसने जो है ना वो E1 कह दिया कि अगर आप इमेज में से A1 फर्स्ट पॉइंट जो है इमेज का, और उसका प्री इमेज लेके हैं, तो ओके म्यूट कर दीजिए अगर कुछ पूछना नहीं है तो। अब्दुल कयूम कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा चलें, तो अगर जो है वो, अगर A1 जो है वो इमेज में से आप लेते हो और साइन इनवर्स ऑफ A1 फाइंड करते हो, तो डोमेन का एक पोर्शन आपको मिलता है, डोमेन की एक पार्टीशन आपको मिल जाती है और वो हो जाती है, उसको हम कर लेते हैं E1। तो इसका मतलब है कि जो साइन इनवर्स ऑफ A1 है, अगर वो E1 है और E1 जो है वो E का सबसेट है डोमेन का, तो फिर अगर मैं E1 पे साई अप्लाई करूँ तो क्या जवाब आना चाहिए? हाँ जी, जिस तरह से साई इनवर्स आपने A1 पे अप्लाई किया है और जवाब E1 आया, तो इस तरह अगर E1 पे मैं साई अप्लाई करता हूँ इस बार, तो क्या जवाब आता है? या ये चीज़ सेंस बनती भी है कि E1 पे साई अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ जी, क्या समझ आ रहा है यहाँ से? अगर तो फंक्शन 1 1 होगा तो फिर ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे जो है ना, अगर आप सिर्फ जो किसी सेट का, किसी एक डोमेन, किसी एक पार्ट का अगर आपने इमेज सेट देखना है या इमेज एक पॉइंट इमेज में से उठाया है और उसका अगर आपने इन्वर्स इमेज देखना है, तो उसके लिए आपको फंक्शन का 1 to 1 या ऑन टू होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि जो A1 या AI है वो इमेज में से है और वो एक सिंगल पॉइंट है इमेज का, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, सो यहाँ पे हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि साई 1 to 1 है या नहीं है, हमने, क्योंकि हमने साई के इमेज में से एक A1 उठाया है, तो इसलिए हम उसका प्री इमेज फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर वो प्री इमेज का सेट मैंने ले लिया E1, और अगर मैं उस पर साई अप्लाई कर रहा हूँ तो E1 सारे क्योंकि साई के डोमेन में हैं, तो हम इसका इमेज सेट भी फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो मुझे बताएं ज़रा कि साई इन्वर्स ऑफ A1 जो है उसको हमने E1 कह दिया, और हमने कहा कि A1 के जो प्री इमेजेस होंगे असल में ये वो वाला सेट है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये सेट एक बार इमेजिन कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये ई आईज़ जो हैं वो कैसे बन रहे हैं और इमेजेस किस तरह के थे फंक्शन के, सिंपल फंक्शन के, ताकि जो आगे रिप्रेजेंटेशन लेनी है उसमें कैनोनिकल वो आपको समझ आ जाए, अदरवाइज़ फिर आपको वो बस याद ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक साई फंक्शन हमने लिया है, उसके फाइनाइट वैल्यूज़ हैं इमेजेस की,
तो उनमें से किसी को एक इमेज में ले लूँ A1, तो उस A1 का जो इन्वर्स इमेज होगा अंडर सारे, वो डोमेन की एक पार्टीशन होगी, उसको हमने E1 कह दिया, ठीक है। और इसी तरह E2, अगर मैं A2 ले लेता इमेज सेट में से कोई दूसरा पॉइंट इमेजेस का, ठीक है, कोई दूसरा इमेज ले लिया मैंने, तो अगर मैं उस इमेज का जो है वो प्री इमेज चेक करूँगा, प्री इमेज सारे पॉइंट्स, तो वो जो है वो अगली पार्टीशन आ जाएगी मेरे पास डोमेन की, और वो हो जाएगी E2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसने कहा कि लेट E1 बी द पॉइंट्स जिनका इमेज जो है वो A1 है, एंड लेट E2 बी द पॉइंट्स हुज इमेज इज A2, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन के हर इमेज के अगेंस्ट प्री इमेज का एक सेट आता जाएगा, और वो सारे मिलके जो डोमेन है, जो ई डोमेन थी फंक्शन साई की ओवरऑल, उसकी एक पार्टीशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर A1 का प्री इमेज जो सेट है वो E1 है अगर, और A1 यहाँ पे सिंगलटन पॉइंट है, जबकि E1 यहाँ पे एक ज़्यादा पॉइंट्स का एक सेट है, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स का एक इमेज हो सकता है, लेकिन जो है वो एक पॉइंट के ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकते, ठीक है, जो फंक्शन जिनको ताकि एक्सप्लेनेशन ना करें। तो डोमेन का, तो इसीलिए हमने इमेज सेट में से एक पॉइंट लिया था A1, और उसके इन्वर्स इमेज को एक सेट के तौर पे बताया E1। अब मैं कह रहा हूँ कि वापस E1 पे अगर हम साई अप्लाई कर दें तो क्या जवाब आएगा, तो इस पे अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं मिला कि अगर मैं E1 सेट पे तो वापस साई अप्लाई कर देता हूँ तो क्या जवाब मिलेगा मुझे। हाँ जी, साई ऑफ E1 क्या जवाब आना चाहिए। कोई जवाब नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली कि अगर मैंने A1 के प्री इमेजेस लिए हैं जिनको मैंने E1 कहा है, तो E1 का इमेज लेने पे वापस वही जवाब आ जाएगा A1, क्योंकि मैंने वापस इन्वर्स इमेज अप्लाई कर दिया है। यही यही अगर आप साए इस तरफ दोनों तरफ अप्लाई कर दें, यही जो मैंने साए अप्लाई किया है वो साए आप इस सेट के दोनों, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे अप्लाई कर दें, तो साई ऑफ आई जो है वो AI के बराबर आ जाएगा, और साई, क्योंकि राइट साइड पे साई और साई इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी बन जाएंगे, क्योंकि वो फंक्शन और उसका इन्वर्स कंपोज हो जाएगा इकट्ठा। तो ये कोई इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं था इसका आंसर देना, इसका मतलब है कि ये तक फंक्शन तो गौर से नहीं देखा है आपने। तो ये बहुत इजी है, और अगर आप ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन समझ आते हैं तो आपको ये कैनोनिकल फॉर्म बड़ी इजीली, तो ये था कि इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि ये हमने अगर एक साई फंक्शन लिया जो कि एक सिंपल फंक्शन है, तो उसके इमेजेस जो होंगे वो फाइनाइटली मैनी इमेजेस होंगे। तो सपोज करें कि वो n इमेजेस हैं, तो हमने वो A1 से AN तक उनको लिस्ट कर दिया। अब हमने कहा कि अगर AI एक ith इमेज है, तो साई इन्वर्स ऑफ AI जो है वो एक डोमेन की एक पार्टीशन होगी, और उसको हम कैपिटल EI कह लेते हैं। तो ये हमने साई इन्वर्स ऑफ AI को EI डिफाइन कर लिया, वेयर EI इज़ अ सबसेट ऑफ द डोमेन E, और वो डिफाइन कैसे होगा, वो ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन जिनका इमेज AI आ रहा है, वो सारे डोमेन के पॉइंट्स AI के इन्वर्स इमेज में आ जाएंगे, ठीक है, और वो उनको हमने EI कह लिया। तो अगर अब हम EI भी हमने डिफाइन कर दिया, EI जो है वो AI के प्री इमेजेस हैं, तो ये जो चीज़ उसने लिखी है यहाँ पे, then by the measurability of psi the level set psi inverse of AI, ये psi inverse of AI जो डोमेन की पार्टीशन हो रही है इनको लेवल सेट्स कह दिया, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक ही इमेज दे रहे हैं AI, तो इस वजह से इनको एक ही लेवल का या एक ही स्टेप का के अकॉर्डिंगली उसने डिफाइन कर दिया। नाउ द लेवल सेट्स आर मेजरेबल, ठीक है, ये सारे के सारे मेजरेबल हैं। ये मेजरेबल कैसे हैं, मेजरेबल फंक्शन की जो पहला लेमा था या प्रोपोजिशन थी जिसमें 4 इक्विवेलेंट डेफिनेशंस थी मेजरेबल सेट्स की, उनको यूज़ करने पे, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि डोमेन, वो सारे डोमेन के वो पॉइंट्स हैं जो कि एक इमेज दे रहे हैं, तो इमेजेस की इनक्वालिटीज़ पे बेस करता है वो प्रोपोजिशन थी कि इस तरह के सेट्स जो होते हैं वो मेजरेबल सेट फॉर्म करते हैं अगर फंक्शन जो है वो मेजरेबल फंक्शन हो, और अगर जो है वो फंक्शन मेजरेबल हो तो फिर ये वाले सारे सेट्स भी मेजरेबल ही होते हैं। तो दोनों तरीक़ों से इसको रीड किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन उसने दिए हैं कहते साइन इनवर्स ऑफ AI जो कि EIs बन गए हैं डोमेन की पार्टीशन, ये सारे EIs जो हैं ये सारे मेजरेबल सेट्स बन गए हैं, ठीक है।
एंड वी हैव द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई एज फॉलोज, और साई की जो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है वो इस तरह की आ गई है। और ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें देखें आपको ए आई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है काई ऑफ ई आई से, ठीक है, ऑन द डोमेन ई। और ये जो काय है, ये काय उसने डिफाइन यहाँ पे किया है कि नहीं किया अभी, एक जो काय है दैट मस्ट बी द मेजर ऑफ द सेट ई आई, लेकिन वो यहाँ पे ये जो काय ऑफ ई आई है इसको यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे काय नज़र आ रहा है कहीं पे मुझे, लेकिन चलें आप ये फर्स्ट सेक्शन जो इससे प्रीवियस है 4.1 उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, वहाँ पे अगर ये काय डिफाइन किया हो इसने, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। काय जो है वो ई आई का मैयर है, ठीक है, और अगर आप ए आई को मल्टीप्लाई कर दें मैयर ऑफ ई आई के साथ, ठीक है, और फिर सारे आईज़ के लिए इसको सम अप कर दें, तो ये जो होगा, क्योंकि ये देखें अगर आपने इसको सम करना है और ए आई से मल्टीप्लाई करना है काई ऑफ ई आई को, तो काई ऑफ ई आई मस्ट बी अ रियल नंबर एज वेल। तो ये जो काई ऑफ ई आई है ये असल में ई आई जो डोमेन के सेट्स आए हैं या उनके मैयर्स हैं। तो अगर आप हर पॉइंट हर इमेज को उसके मैयर से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, तो इससे आपको जो है काई की साई जो फंक्शन हमने दिया था उसकी एक कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी जो कि एक्चुअली उसका इंटीग्रल ही है, ठीक है। और ये आपको कैसे नज़र आएगा, आप सिर्फ दो स्टेप्स ले लें मिसाल के तौर पे। तो अगर हम सिर्फ दो स्टेप्स ले लें और पहले स्टेप पे जो फंक्शन है वो 1 वैल्यू दे रहा है, और दूसरे स्टेप पे जो फंक्शन है, चलो पहले स्टेप पे जो फंक्शन है वो 2 वैल्यू दे रहा है, और दूसरे स्टेप पे जो फंक्शन है वो 1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और आप कह लें कि जो डोमेन है वो हमारी है 0 1 2, ठीक है, 0 1 और 2, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। जस्ट अ मिनट। सो ये दो सेट्स मैंने बनाए हैं, इसमें आप देखो कि अगर आप इन दो स्टेप्स के लिए क्योंकि यहाँ पे पहली बात ये कि जो मैंने फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया है आप ये देखो कि ये सिंपल फंक्शन है भी कि नहीं, तो क्योंकि इसके सिर्फ दो इमेजेस हैं और ये दो इमेजेस हैं ये फाइनाइटली मैंने इमेजेस दो बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये फंक्शन सिंपल हो जाएगा। और अब आपने जो दोनों इमेजेस लिए हैं उनको आप A1 और A2 कह लें, तो ये पहले वाले को अगर मैं A1 कह लूँ और दूसरे वाले को मैं A2 कह लूँ, तो A1 का जो प्री इमेज का सेट बन जाएगा वो कौन सा बनेगा, मेरा ख्याल है अब आप लोग आंसर कर देंगे। A1 का जो प्री इमेज का सेट है जो कि E1 होना चाहिए, वो E1 यहाँ पे क्या बन जाएगा इस एग्जांपल में, सिर्फ 1 E1 सेट जो कि 2 के प्री इमेजेस का सेट है, तो 2 के प्री इमेज का सेट है वो सारे पॉइंट्स फ्रॉम द डोमेन जिनका इमेज 2 आ रहा है, तो वो ये कौन सा सेट बनेगा, 0 से 1 तक का पूरा इंटरवल बन जाएगा जो कि प्री इमेजेस हैं, हाँ जो कि प्री इमेजेस हैं असल में A1 के। और इसी तरह जो A2 मैंने लिया है जो कि 1 है, और A2 का जो प्री इमेज का सेट बनेगा वो E2 बन जाएगा, और E2 यहाँ पे क्या होगा इस टाइम 1 से 2, और यहाँ पे इन दोनों के मेजर्स भी आपको पता है कि सिंपल सा हमने लिया था एग्जांपल, इस वजह से दोनों के मेजर्स 1 है, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 से 3 तक कर दिया इसको ताकि मेजर थोड़ा सा चेंज भी हो, तो एक का 1 से 3 तक आ गया। अब देखें कि सबसे पहले अब आप ये देखें कि अगर मैंने इस कैनोनिकल फॉर्म को इवैल्यूएट करना है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे A1 को मल्टीप्लाई करना है मेजर ऑफ E1 से, ठीक है। तो A1 था 2 और मेजर ऑफ E1 क्या था, मेजर ऑफ E1 A1 इंटू मेजर ऑफ E1, हाँ जी, मेजर ऑफ E1 क्या है 1,
क्योंकि A1 जो था वो वैल्यू 2, हाँ A1 जो था वो 2 था और 2 के प्री इमेजेस जो हैं वो एक 1 मैयर का सेट बना रहे हैं। फिर इसी तरह जो A2 है वो था 1 और A2 के प्री इमेजेस का सेट का मैयर कितना है, यानी कि E2 का वो 2 है, बिल्कुल सही। तो ये दो ही वैल्यूज़ थी, तो आपने दो वैल्यूज़ के लिए सम कर दिया, तो जो आंसर आ गया वो आ गया 2 + 2 यानी कि 4। सही हो गया। तो अब हाँ ये 4, अब आपने ये 4 याद रखना, ठीक है। अब आप आ जाएँ डेफिनेशन नंबर 1 पे कि अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म किसी फंक्शन की समझ आ गई है कि कोई किसी फंक्शन की कैनोनिकल फॉर्म कैसे आपने डिफ़ाइन करनी है और वो सिंपल फंक्शन की कैनोनिकल फॉर्म है, तो डेफिनेशन 1 आपको बताती है फॉर सिंपल फंक्शन साई डिफाइन ऑन सिंपल फंक्शन साई डिफाइंड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर ई। ये डोमेन जो है वो एक फाइनाइट डोमेन के ऊपर डिफाइन कर रहा है, तो वो वी डिफाइन द इंटीग्रल ऑफ साई ओवर द डोमेन ई बाय दिस फॉर्म। और ये फॉर्म जो है ये क्या बता रही है कि इंटीग्रल ऑफ जो साई होगा दैट वुड बी इक्वल टू द इट्स कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई। तो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई जो है वो आपने देख लिया कि फॉर ईच ए आई, अगर आप काई ऑफ ई आई को मैयर ऑफ ई आई ले लें, काई असल में मैयर की जनरलाइजेशन है कि ई आई के जो ए आई है उसको मल्टीप्लाई करना है अपने ए आई के प्री इमेजेस के किसी न किसी न्यूमेरिक जो है वो अप्रॉक्सीमेशन से। तो वो यहाँ पे हम मैयर ले लेते हैं अगर, तो वो मैयर के केस में ये सारी जो है कैनोनिकल फॉर्म जो है वो एग्जैक्टली उसका इंटीग्रल बन जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन 1 में आप देखो कि यही जो आपने मैयर्स लिए हैं ए आई को, अगर उसकी प्री इमेजेस के मैयर से मल्टीप्लाई करूँ और इस तरह सारे इमेजेस ए आईज़ के लिए ऐसे ही करूँ मैं और उनको एडअप कर लूँ, तो जो आंसर आना चाहिए वो उसी फंक्शन का इंटीग्रल का आंसर आ जाना चाहिए उसी डोमेन पे। तो आप गौर से देखें जो 4 आपने निकाला है वो 4 इसी फंक्शन का क्या इंटीग्रल नहीं है, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करें, आम जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स होती हैं, तो उससे इसका इंटीग्रल कैसे आएगा, आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसका इंटीग्रल इस फंक्शन साई का जो मैंने बनाया हुआ है ग्राफ की तरह। तो इंटीग्रल जो है वो कैसे निकालोगे इसका, मुझे बताओ तो सही। इंटीग्रल हम निकालते हैं अगर तो हमें फंक्शन दिया हो तो हमें उन फंक्शंस के जो है ना वो रवायती फार्मूलाज के ज़रिए इंटीग्रल याद होते हैं, और उसमें हम लिमिट्स पुट करते हैं डोमेन की, तो वो हमें जो है वो इंटीग्रल मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ग्राफिकल शेप दी हो तो उसका फिर एरिया डायरेक्ट फाइंड करके तो हम कहते हैं कि यही उसका इंटीग्रल होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रल एरिया ही दे रहा होता है। तो यहाँ पे ज़रा एरिया फाइंड करें, दो रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं आपको, एक 1 बेस की और 2 हाइट की है और दूसरी 2 बेस और 1 हाइट की है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों रेक्टेंगल्स का? 4 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई करो दोनों रेक्टेंगल्स के लिए, तो दोनों रेक्टेंगल असल में दो एरिया जो है दे रही हैं आपको, क्योंकि एक की हाइट 2 है जबकि बेस 1 थी और एक की बेस 2 है और हाइट 1 है, तो दोनों 2 एरिया देंगी। तो 2 + 2 दोनों एरियाज़ को सम करेंगे तो 4 ही बनता है आपको। तो ये अगर आप एरिया डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं ग्राफ से या इंटीग्रल से, तो वो भी उतना ही आएगा जो कि आपको यहाँ पे जो मेयर की टेक्निक है इन्वर्स इमेजेस का यूज़ करते हुए और इन्वर्स इमेजेस की जो डोमेन की पार्टीशन है उसके मेयर्स का इस्तेमाल करते हुए, तो ये कैनोनिकल फॉर्म आपको एक्चुअली जो है वो किसी फंक्शन का इंटीग्रल दे देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल की है वो इसमें सिर्फ जो है वो फाइनाइट इमेजेस वाले फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि सिंपल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया, ताकि एक बार आप बेस सेट कर लें ताकि जो फंक्शंस आपको पुराने तरीक़ों से इंटीग्रेबल नज़र आते हैं उनका इंटीग्रल और इस नई टेक्निक का इंटीग्रल एक सेम रहे, ठीक है। ताकि ये ना हो कि आप इंटीग्रेशन की नई टेक्निक दे दें और वो नए इंटीग्रल नए फंक्शंस को तो इंटीग्रेट कर दे वो, लेकिन जो पुराने फंक्शंस हैं उन पे जिनका एरिया कुछ और आता है और यहाँ पे नया इंटीग्रल आपकी जो नया मेथड है वो आपको और इंटीग्रल फाइंड कर देता है। तो जो आम टेक्निक से इंटीग्रेबल होते हैं फंक्शंस, आपका जो ये वाला तरीका है मेयर वाला इंटीग्रेशन का, तो ये भी असल में उस उन इंटीग्रल्स को वही एरियाज देगा जो एक्चुअली उनके एरियाज हैं, लेकिन टेक्निक इसकी जो होगी वो हर इमेज के अगेंस्ट उसके प्री इमेजेस के मेयर को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो मैं तो समझ आ गया, ये अप्लाई भी करना आगे। जी सर। ओके गुड। क्वेश्चन हो तो कोई आपने पूछा ना सोचा। ओके लेमा 1 में वही कहते हैं कि लेट ई आई
where I goes from 1 to n be a finite disjoint collection of measurable sets. ठीक है, तो ये जो disjoint collection आपने बनाई है measurable sets of a set of finite measure, एक finite measure का set था आपके पास e, तो उस e की जो है ना वो आपने e में से एक finite disjoint collection of measurable sets फॉर्म कर लिया है ei का. ठीक है, तो then for one less or equal for I varies from 1 to n let ai be the real number, और वो ai जो है वो किस तरह का रियल नंबर है, वो बिल्कुल वही जो हमने पहले डिफाइन किया कि वो ai जो सेट है उसका जो है वो ai जो होगा उस ai का प्री इमेज का सेट बन रहा होगा. ठीक है, देन अगर आप फाई को ले लो इस तरीके से कि जो फाई है वो एक रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, और उसके लिए आप ai को काई ऑफ ei से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और काई फिर से कोई ना कोई मैयर या जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है एसोसिएटेड विद द सेट ei, और ai के इस तरह के प्रोडक्ट से फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई ei पर, तो ये आपको जो है वो इंटीग्रल दे रहा होगा साई का. ठीक है, वेयर दिस इंटीग्रल जो है वो सम्स ओवर फ्रॉम आई फ्रॉम 1 to n. तो ये बिल्कुल वही रिप्रेजेंटेशन है जो आपने पहले डिफ़ाइन किया है. अब इस बार उसने ई आईज़ को इस तरीके से अलग अलग डिफ़ाइन नहीं किया, वहाँ पे जो है वो उसने एक केस दिया यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि किसी भी n पॉइंट्स के लिए इसी चीज़ को एग्जैक्टली जो है वो इंटीग्रल के तौर पे आप दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सारी उसने पार्टीशन करके डोमेन की तो आपको डिफाइन कर दिया इस तरीके से ई आई के लिए. तो ये सेम रिप्रेजेंटेशन है जो लास्ट पेज पे आई थी. ठीक है, ओके. अच्छा जी, प्रोविजन 2 जो है वो बताएगी कि जो इंटीग्रल है असल में जिस जो अभी आपने डिफाइन किया है कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन वाला ये जो है इसी को ये जो इंटीग्रल ई से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, तो इंटीग्रल ई जो है ना वो असल में किसी फंक्शन की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है जो पीछे अगर इसको इक्वेशन नंबर लगा हो, तो इक्वेशन नंबर नहीं लगा हुआ, हाँ ये 1 में लगा हुआ, तो इक्वेशन 1 जो है अगर आप उसमें काई को एज अ मेजर इस्तेमाल करें तो वो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी किसी फंक्शन की. ठीक है, और वो उसका असल में इंटीग्रल ही है. तो इस कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन को इंटीग्रल के तौर पे अगर आप लिखें तो उसको हमने इंटीग्रल के साथ छोटा सा ई लिख दिया ताकि पता चले कि ये मेरेबल सेट्स के लिए कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रल. तो अगर इस तरीके से हम उसको कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन को इंटीग्रल कह लें तो फिर let phi and psi be simple functions, both are simple functions. ठीक है, defined on a domain which is measurable and has finite measure. तो अगर इसके लिए हम इस तरह से डिफाइन करें तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपको बता रही है कि जो इंटीग्रल ई है ये भी लीनियरली बिहेव करेगा. ठीक है ना, लीनियरिटी है ना, लीनियरिटी की कंडीशन आपने लीनियर अलजेब्रा में और फंक्शनल में और बहुत सारी जगहों पे देखी होगी. लीनियरली बिहेव करने का मतलब ये है कि अगर आप स्केलर मल्टीपल्स या लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई करते हो अपने इंटीग्रल को तो वो इंटीग्रल बिल्कुल इस तरीके से सेपरेट होगा कि वो अल्फ़ा साई जो है वो अल्फ़ा टाइम्स जो है वो साई हो जाएगा, और इसी तरह प्लस माइनस पर वो इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा. तो ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से बिहेव करेगी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इस तरीके से बिहेव करेगी. सो ये जो है लीनियरिटी ये सेटिस्फाई होगी. उसकी वजह ये है कि जो इंटीग्रल आपने डिफ़ाइन किया है वो आपने समेशन की फॉर्म में किया है, और जो सम है वो अलग अलग डोमेन पे या दो फंक्शन जब ऐड हो रहे होते हैं तो सिग्मा जो है क्योंकि वो नेचुरली प्लस माइनस पे सेपरेट हो जाता है अलग अलग, तो इस वजह से ये जो इंटीग्रल ई है कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन सिंगल फंक्शन की, तो ये भी जो है वो सेपरेट हो गई इसी वजह से. तो इसलिए जो है ये वाला इंटीग्रल ये भी लीनियरली बिहेव करेगा आम इंटीग्रल्स के जरिए, जिस तरह आम इंटीग्रल्स करते हैं बिहेव लीनियरली तो ये भी करेगा. ठीक है, मोर ओवर अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और वो इस तरीके से बिहेव करते हैं फाई लेस और इक्वल टू साई वाले, और ये वाली रिप्रेजेंटेशन मेरा ख्याल है कि पहले किसी न किसी केस में शायद आई है कि फाई लेस और इक्वल टू साई का मतलब है कि ये पॉइंट वाइज कंपैरिजन है इन दोनों का सेम डोमेन के ऊपर, अदरवाइज आप फंक्शन को इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते. तो अगर आपके पास सेम डोमेन के ऊपर दो फंक्शन फाई और साई डिफाइन हो रहे हैं
तो फाई लेस और इक्वल टू साई का मतलब ये होगा कि ये पॉइंट वाइज कंपैरिजन है ओवर द सेम डोमेन, और फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन फाई ऑफ एक्स वुड बी लेस और इक्वल टू साई ऑफ एक्स। इसका मतलब है साई का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर होगा और फाई का ग्राफ जो है वो नीचे होगा, ठीक है। फाई जो है उसका ग्राफ नीचे होगा क्योंकि फाई हर पॉइंट पे थोड़ी वैल्यू दे रहा है, तो ग्राफ जो होगा वो इसका नीचे बनेगा, और साई हर पॉइंट पे बड़ी वैल्यू दे रहा है, साया ग्राफ जो है वो ऊपर होगा। लेकिन इक्वालिटी होल्ड करती है, इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पे ये दोनों सेम वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह मैंने नीचे एग्जाम्पल बनाई है, तो इसमें जो है वो ये क्रॉस लग रहा है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है, ये ऊपर वी अलग था और नीचे ये उल्टा वी मैंने अलग बनाया। सो ये जो है ऊपर वाला फंक्शन साया और नीचे वाला फंक्शन फाई है, और फाई जो है दैट इज लेस और इक्वल टू साई फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। तो अगर दो फंक्शन इस तरीके से हों कि वो इंक्रीजिंग प्रॉपर्टीज ना सेटिस्फाई कर रहा है एक फंक्शन उनमें से, तो फिर उनका जो इंटीग्रल होगा बड़े फंक्शन का उसकी बड़ी होगी, क्योंकि उस बड़े फंक्शन की सारी फंक्शन वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो उसका जो इंटीग्रल आना चाहिए, क्योंकि वो एक एरिया की अप्रोक्सीमेशन है, तो इस वजह से अगर फंक्शन वैल्यूज़ हाइट में ज़्यादा हैं तो फिर उनके रेक्टेंगल्स जो हैं वो बड़ी हाइट की बनेंगी, और डोमेन तो दोनों की सेम है, तो डोमेन की पार्टीशन सेम हो जाएगी, और हाइट अगर किसी फंक्शन की ज़्यादा है तो उसके इंटीग्रल्स उसके रेक्टेंगल्स ऊंची हाइट के बनेंगे, तो इस वजह से उसका एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए नेचुरली। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर आप इंटीग्रल ई को सेपरेट कोई तरीके से चेक करें इन दो फंक्शंस के लिए, तो बड़े फंक्शन के लिए वो इंटीग्रल बड़ा वैल्यू देगा, छोटे फंक्शन के लिए छोटी वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आप सिर्फ जो है वो मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं वैसा आ रहा हूँ, तब तक आप ये प्रोपोजिशन जो है इसका प्रूफ थोड़ा देख लें कि लीनियरिटी उसने कैसे चेक किया है यहाँ पे। अच्छा, सो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ इंटीग्रल ई को एक्चुअली कंपेयर कर रही हैं कि ये जो हमारे पास प्रीवियस जनरलाइजेशन है इंटीग्रल्स की, असल में ये उनके साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, बल्कि ये जिस तरीके से हमारे इंटीग्रल्स जो नॉर्मल कन्वेंशनल इंटीग्रेशन है जिस तरीके से वो इंटीग्रल बिहेव करता है ऑपरेटर के तौर पे लीनियर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसी तरीके से जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सेम जो है ये हमारा जो इंटीग्रल ई है जो कि इस डोमेन पे मेजरेबल डोमेन पे जो है वो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है सिंगल फंक्शन की, और उसका इंटीग्रल दे रहा है, तो ये सेम बिहेव करता है जिस तरीके से प्रीवियस इंटीग्रल बिहेव करता है सिंपल टेक्निक्स वाला। अच्छा, तो फिर जिस तरीके से आपने डिफ़ाइन किया है इसको कैनोनिकल फॉर्म को, तो अब हम इसका जो है ना इंटीग्रल ई का लोअर सम और अपर सम भी डिफ़ाइन कर लेते हैं जिस तरीके से रीमान ने डिफ़ाइन किया हुआ। तो यहाँ पे अब हम एक इसी आइडिया को एक्सटेंड करने लगे हैं ऐसे फंक्शंस पे जो कि सिंपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ सिंपल फंक्शंस की इंडिकेशन नहीं करनी है, वो तो बहुत आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज़ हैं डोमेन की रेंज की, और उनके अगेंस्ट प्री इमेजेस के सेट्स की मेजर्स को यूज़ करके बड़ा इजीली उनका इंटीग्रल आ रहा है। खैर टेक्निक जो है वेल डिफाइन कर दी है इन्होंने, टेक्निक वेल डिफाइंड है, जो आपने एग्जांपल को चेक भी कर ली है कि ये बिल्कुल सही बिहेव करता है कि इमेजेस के कोरिस्पॉन्डिंग उनके प्री इमेजेस के मेजर्स को मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करें तो ये भी सेम जो है वो इसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि इंटीग्रल आपको दे रहा है।
तो अब यहाँ पे लेकिन अपर बाकी फंक्शंस को डील करने के लिए अब आप जो है वो इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट एफ बी ए बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इस बार उसने एफ को नहीं कहा कि वो सिंपल फंक्शन है या कोई भी जो है वो और तरह का फंक्शन है स्पेसिफिक। उसने कहा कि कोई भी जो है वो बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, और ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में बाउंडेड फंक्शन ही ले रहे होते हैं। सो बाउंडेड फंक्शन आपने ले लिया एफ जो है, और वो फिर से उसी तरह एक मेजरेबल डोमेन है ई फाइनाइट मेजर की, उस पर आपने वो फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो फिर जिस तरह से मान डायग्राम में होता है वो कह रहा है कि हम अब इसी तरह से अपर और लोअर सम डिफाइन करते हैं, और वो कहाँ कैसे करने हैं। अपर सम जो है वो सप्रीमम के फॉर्म में डिफाइन किया है, और वो सप्रीमम जो है वो आपने किस तरह से लेना है। आपने फॉर एवरी साई फंक्शन, अब आपका फंक्शन जो है वो एफ है जिसका इंटीग्रल ले रहे हो आप, और वो इंटीग्रल आएगा कैसे कि आपने सारे फंक्शन कंसिडर करने हैं, और वो सारे फंक्शन किस तरह के होने चाहिए। वो सारे फंक्शन जो है वो सॉरी फाइव तो आपने फाइव फंक्शन लेने हैं जो कि सिंपल फंक्शन होंगे, ठीक है, और फाइव वुड ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू द फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो है जो फाइव फंक्शन है, असल में आपने जब आपको एफ फंक्शन दे दी है बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, तो उस एफ फंक्शन के अगेंस्ट आप वो सारे सिंपल फंक्शन ले लेंगे जो कि लेस और इक्वल टू द गिवन फंक्शन एफ सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को। यानी कि ऑल द सिंपल फंक्शंस फाइव विच आर लेस और इक्वल टू द फंक्शन एफ, और लेस और इक्वल टू को लिए डिफाइन कर दिया कि वो पॉइंट वाइज कंपैरिजन होता है कि फॉर एवरी के फाई ऑफ एक्स वुड बी लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल द एक्स इन ई। तो अगर इस तरह से सेटिस्फाई होता है तो फाई वुड बी लेस और इक्वल टू एफ। तो ऑल सिंपल फंक्शंस विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी के फाई वुड बी लेस और इक्वल टू एफ, तो उन सारे सिंपल फंक्शन को कंसिडर करना है, और उन सब के आपने इस तरीके से इंटीग्रल ले लेने हैं जिस तरीके से आपको इंटीग्रल लेने का कहा है प्रीवियस पेज पे, ठीक है। कि साई का आपने कैनोनिकल फॉर्म ले लेनी है, वहाँ पे काई को मैयर से रिप्लेस कर देना है, तो वो उसका इंटीग्रल आ जाएगा ई वाला। सो आपने वो जितने सिंपल फंक्शन कंसिडर किए हैं जो कि लेस और इक्वल टू एफ हैं, तो आप उन सारे सिंपल फंक्शंस के इस तरीके के कैनोनिकल फॉर्म के इंटीग्रल्स ले लें अगर, और फिर ओवर दीज इंटीग्रल्स आप उन सब इंटीग्रल्स में सबसे बड़े वाला जो इंटीग्रल आएगा उसकी वैल्यू कंसिडर करनी। यानी कि अब इस फंक्शन इसके अंदर अब आपके पास मुख्तलिफ तरह के इंटीग्रल्स होंगे, ठीक है। आपने पहले एक तरह का साई लिया, तो आपके पास इंटीग्रल जो है वो फर्स्ट वाला आया उस फाइव फंक्शन का, फिर कॉमा, फिर आपने इंटीग्रल जो है वो फिर आपने फाइव चेंज किया, एक और फाइव ढूंढा जो कि लेस इक्वल टू एफ होता है, आपने उसका इंटीग्रल निकाला, फिर कॉमा एंड सो ऑन, फिर आपने थर्ड फाइव लिया, फिर आपने फोर्थ फाइव लिया, आपने वो सारे बहुत सारे फाइव लिए जो कि लेस और इक्वल टू एफ की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और उन सारे फाइल्स के आप कैनोनिकल टाइप वाले इंटीग्रल्स फाइंड करते गए। अब इन इंटीग्रल्स के सेट पर इसमें सारे इंटीग्रल्स पढ़ें, इन इंटीग्रल्स के सेट का आप सप्रीमम फाइंड करेंगे, यानी कि इस सारे प्रोसेस में किस फाइ ने सबसे बड़ा कैनोनिकल इंटीग्रल आपको दिया है, तो वो वाला इंटीग्रल आपने पिक कर लेना है। तो वो इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी कॉल्ड द लोअर Lebesgue इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन है। ये जो आपने सप्रीमम ऑफ द लोअर फंक्शन या सप्रीमम ऑफ द स्मॉलर फंक्शन जो आपने फाइंड किया ना यहाँ पर, सप्रीमम ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ ऑल स्मॉलर फंक्शंस, तो इनके लिए जो है बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर अल्लाह का शुक्र सर जी, बेहतरीन, आप सुनाइए।
अच्छा, सो ये जो सारे इंटेग्रल्स का सेट आ रहा है, ये सारे इंटेग्रल्स उन फंक्शंस के हैं जो कि सिंपल फंक्शन थे और लेस और इक्वल टू योर गिवन फंक्शन थे। तो इन सारे छोटे फंक्शंस का जब आप इंटेग्रल्स का सप्रीमम फाइंड करेंगे, दैट वुड बी योर लोअर रीमान इंटेग्रल, रीमान कह रहा हूँ, लोअर डिबैक इंटेग्रल। और आप इसको आइडिया को कंपेयर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल लोअर रीमान इंटेग्रल की तरह का ही है। और इसी तरह अगर आप वो सारे फंक्शंस जो आपने भी कंसिडर किए हैं वो छोटे थे आपके फंक्शन से, अब आप ऐसा करें कि वो सारे फंक्शंस कंसिडर करें जो कि आपके फंक्शन से बड़े हैं। आपका फंक्शन जो है वो जो एफ फंक्शन गिवन है वो कोई भी बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन अब आपने वो सारे फंक्शन जो लेने हैं वो आपके फंक्शन से बड़े होने चाहिए। तो अगर ऑल सारे फंक्शंस विच आर सिंपल एंड ग्रेटर और इक्वल टू योर गिवन फंक्शन, तो फिर इन सारे साइज़ का जब आप कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन वाला इंटेग्रल्स फाइंड करना शुरू कर देंगे, तो उन इंटेग्रल में जो सबसे छोटे वाला इंटेग्रल होगा दैट वुड बी योर अपर इंटेग्रल ऑफ द रिमान ऑफ द लिबैक टाइप। ठीक है, लिबैक अपर इंटेग्रल आ जाएगा आपके पास ये वाला। तो इस तरीके से आपने लोअर और अपर इंटेग्रल्स फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इतनी मुश्किल नहीं है। लाइक इसमें आपने किया ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक्स स्क्वायर का ही जो है वो लिबैक इंटेग्रल फाइंड करना है, तो फिर आपके पास दो तरह के आपको पहले यहाँ पे सिंपल फंक्शन कंसिडर करने पड़ेंगे। एक तो वो जो कि आपके फंक्शन से छोटे हैं, और उसके लिए आपको ये करना होगा कि वो सिंपल फंक्शन फाइंड करने होंगे जो कि लेस और इक्वल टू योर गिवन फंक्शन होंगे। ठीक है, तो वो मैं इस तरह का अगर एक स्टेप फंक्शन ले लूँ, ठीक है, इस तरह का जो मैं बना रहा हूँ अभी, कि सारी डोमेन पे कुछ जो स्टेप्स आते हैं वो आपके फंक्शन से नीचे आते हैं। तो अगर इस तरह का मैं स्टेप फंक्शन ले लूँ तो ऑब्वियसली हर पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन हर सब इंटरवल के ऊपर वो या हर पॉइंट पे आपका जो फंक्शन f है वो बड़ी वैल्यू दे रहा होगा, और आपका जो सिंपल फंक्शन है psi वो छोटी वैल्यू दे रहा होगा। सो ये सारे फंक्शंस जो जिनके स्टेप्स आपके फंक्शन के नीचे रहते हैं थ्रू आउट, तो ये सारे इस तरह के सारे सिंपल फंक्शंस जो हैं वो आप कंसिडर करें अगर, तो वो लेस और इक्वल टू f होंगे। और इस तरह के सारे फंक्शंस के जब आप वो जिस तरीके से आपने प्रीवियस पेज पे इंटीग्रल फाइंड किया कैनोनिकल फॉर्म में लिख के इसको, अगर आप इस तरह के सिंपल फंक्शंस के कैनोनिकल फॉर्म सारी फाइंड कर लें और उनके इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ देख लें वहाँ से, तो उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी दैट वुड बी द लोअर लिबैक इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जो सिंपल फंक्शन मैंने दिया आपको ये सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा क्योंकि इसके स्टेप बिल्कुल फंक्शन के साथ हैं। अदरवाइज़ तो आप यहाँ पे इतनी दूर स्टेप भी ले सकते हो नीचे नीचे, और ये भी आपके फंक्शन से बहुत नीचे हैं, तो ये भी लेस देन और इक्वल टू एफ ही होगा। लेकिन इनके जब आप कैनोनिकल फॉर्म से इनके जब आप एरियाज़ फाइंड करोगे तो ये बहुत थोड़ा एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके फंक्शन से बहुत नीचे हैं, तो इसलिए ये इस तरह के एरियाज़ मिलेंगे। फिर कुछ ऐसे सिंपल फंक्शन होंगे जिनके स्टेप्स आपके फंक्शन के बिल्कुल साथ जुड़े हैं, और ये जो आपके पास फंक्शन है ये उन सारे सिंपल फंक्शन में सबसे बड़ा एरिया आपको देंगे। ठीक है, तो इस वजह से फंक्शन के नीचे भी रहना है और फंक्शन के बिल्कुल साथ अगर स्टेप्स रहेंगे और नीचे, तो ये आपको सबसे बड़ा एरिया देंगे। तो ये जो एरिया होगा ये आपके इंटीग्रल के एरिया की अप्रॉक्सीमेशन भी होगी और अपर रीमान इंटीग्रल के तौर पे आएगा। और इसी तरह अगर आप ये लोअर रीमान इंटीग्रल के तौर पे आएगा आपके पास। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ऐसे फंक्शन फाइंड करते हैं जो कि आपके जिनके स्टेप्स जो हैं वो आपके फंक्शन के ऊपर रहते हैं, यानी कि अगर मैं इस डोमेन पे ये इंटीग्रल ले लूँ, इस डोमेन पे ये ले लूँ, इस डोमेन पे ये ले लूँ, सिमिलरली अगर मैं ये वाला सिंपल फंक्शन लूँ जिसके स्टेप्स जो हैं वो इस तरीके से डिफाइन हुए हैं, तो आप ये देखें कि हर सब इंटरवल डोमेन के हर सब इंटरवल पे आपका जो ये फंक्शन है वो इन स्टेप से नीचे रहता है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि आपका फंक्शन इन स्टेप से नीचे है, तो इस वजह से ये फंक्शन जो है ये आपके ये सिंपल फंक्शंस हैं और ये आपके फंक्शन से बड़े हैं, यानी कि इस बार जो है वो f छोटा है और ये सिंपल फंक्शन की पॉइंट्स ऊपर हैं, बड़े हैं। सो ये सारे वो फंक्शन हैं जो साई ग्रेटर और इक्वल टू f की तरह के हैं, और इन सिंपल फंक्शंस की जब मैं कैनोनिकल फॉर्म के ज़रिए इंटीग्रेशन लूँगा तो फिर जो ये इंटीग्रल्स आएंगे इनमें जो सबसे छोटे वाला होगा दैट वुड बी द अपर इंटीग्रल। क्योंकि ये जो अगर मैंने स्टेप ऊपर रखने हैं तो मैं वो स्टेप बहुत ऊपर भी रख सकता हूँ, और इतना ऊपर रखने से मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया भी आ जाएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए ये वाला। सो ये एरिया मिनिमाइज तभी होगा जब मैं ये स्टेप्स जो हैं ये बिल्कुल फंक्शन के साथ साथ रखूँगा और फंक्शन से ऊपर रखूँगा। तो उस केस में जो सबसे छोटा इंटीग्रल मुझे मिलेगा
उस सिंपल फंक्शन का जो सिंपल फंक्शन आपके फंक्शन से बड़े हैं, तो ये आपके पास अपर इंटीग्रल आ जाएगा लिबैक का, ठीक है। तो ये लिबैक अपर इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये दो डेफिनेशन आपको समझ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कैसे लिबैक का लोअर और अपर इंटीग्रल काम करता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे आपने पूछनी है, या आपने एक बार फिर से पढ़ना है, इसको याद रखना। तो अगर ये इस तरीके से हम लिबैक के अपर और लोअर इंटीग्रल्स को डिफाइन कर दें, ठीक है, तो फिर ये जो है तो फिर आगे हम उसी तरीके से लिबैक इंटीग्रल को जनरली डिफाइन कर देंगे कि अ बाउंडेड फंक्शन एफ on a domain E of finite measure is said to be Lebesgue integrable over E provided its upper and lower Lebesgue integrals are equal। तो ये बिल्कुल जिस तरह रीमान में आपने कहा था कि अगर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो ये तभी होगा जब रीमान अपर और लोअर सम जो है वो एक जैसे आ जाएं, या रीमान अपर और लोअर इंटीग्रल्स एक जैसे आ जाएं। तो बिल्कुल वही है कि जिस तरह लिबैक अपर और लोअर इंटीग्रल एक जैसे हो जाएं, अगर वो इक्वल आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये लिबैक इंटीग्रेबल है, ठीक है। The common value of the upper or lower integral would be called the integral of the function, या Lebesgue integral of the function, ठीक है। तो ये अगर कोई फंक्शन प्रीवियसली टेक्निक किसी प्रीवियस टेक्निक से भी इंटीग्रेबल है तो फिर इस फंक्शन इस तरीके से जो इसका इंटीग्रल आएगा वो भी वही उसी इंटीग्रल के बराबर ही आएगा। सो इस वजह से उसने इसको सिंपल इंटीग्रल भी कहा है कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल हैं और अपर लोअर सम बराबर आ जाते हैं तो फिर किसी प्रीवियस टेक्निक जो भी है अगर एप्लीकेबल होगी तो उस तरीके से भी इंटीग्रल सेम आएगा। तो इस वजह से या तो आप इसको लिबैक इंटीग्रल कह लो जो इंटीग्रल फाइंड किया है, या इसको आम सिंपल इंटीग्रल भी कह लो, तब भी ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो है इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कुछ कॉमन फंक्शंस, कुछ कॉमन क्लासेस ऑफ फंक्शंस पे किस तरह के आंसर आते हैं, या इस तरह की प्रोपोजिशन और थ्योरम्स अब कुछ होंगे, ठीक है, ये देखने हैं। लाइक लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल। अभी इंटरवल के ऊपर अगर एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और इंटरवल ऑब्वियसली मेजरेबल होते हैं, और एक फाइनाइट बाउंडेड अगर इंटरवल है तो ऑब्वियसली वो फाइनाइट मेजर का एक सेट आपने ले लिया। सो अगर इस तरह का एक फंक्शन है जो इस डोमेन पर डिफाइन किया हुआ है क्लोज इंटरवल पे, इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल over the closed interval then it is Lebesgue integrable over the closed interval and the two integrals are equal। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको बता रही है कि वाकई जो Lebesgue इंटीग्रल की टेक्निक है ये असल में एक्सटेंशन है रीमान इंटीग्रल की, क्योंकि अगर आपने कहा है कि इफ़ एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल देन इट इज़ ऑल्सो Lebesgue इंटीग्रेबल, इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होंगे वो Lebesgue से भी लाजमी इंटीग्रेबल होंगे। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर एक फंक्शन Lebesgue के ज़रिए इंटीग्रेबल है तो वो रीमान की टेक्निक से इंटीग्रेबल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इफ़ और देन यूज़ हुआ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ नहीं हुआ। सो इस थ्योरम को गौर से देखें तो अगर ये बता रहा है कि अगर एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है ओवर दिस क्लोज इंटरवल देन इट इज़ ऑल्सो Lebesgue इंटीग्रेबल। तो यहाँ से पता चलता है कि जो Lebesgue इंटीग्रेशन है वो एक्सटेंशन है, असल में जनरलाइजेशन है वो रीमान इंटीग्रल की। बस आपने ये याद रखना है कि एक फंक्शन जो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हैं वो Lebesgue से भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन जो फंक्शन Lebesgue से इंटीग्रेबल हुए हैं उनका रीमान से इंटीग्रेबल होना ज़रूरी नहीं है। और इसकी मिसाल डिरिचलेट फंक्शन है जो आज हमने देखा है कि उसका रीमान इंटीग्रल अपर और लोअर रीमान सम उसका 0 और 1 आ जाता है और वो इक्वल नहीं आते। सो डिरिचलेट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन अभी आप देखोगे कि डिरिचलेट फंक्शन जो है वो Lebesgue के ज़रिए इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके इंटीग्रल का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़रा गैस कर लो कि उसका इंटीग्रल का आपको आंसर क्या मिलना चाहिए। बस तैयार होकर निकलना है, उसको खाओ। ओके, सो इस तरीके से कि ये जो है वो रीमान को एक्सटेंड कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है। लेकिन फिर भी आपने एक फ़ंक्शन को देखते हुए, किसी भी फंक्शन को देखते हुए आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि ये फंक्शन जो है किस तरह का एरिया इनक्लोज कर रहा है, क्योंकि स्टिल ये इंटीग्रेशन की टेक्निक है। तो इसका जो बेसिक मकसद है वो यही है कि एरिया अंडर द कर्व या इमेजेस के नीचे जो रीजन बनता है उस एरिया को अप्रॉक्सीमेट करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डिरिचलेट फंक्शन है उसके इमेजेस के नीचे किस तरह का एरिया आ रहा है, तो आप उसको खुद से इमेजिन करने की कोशिश करें। उसके बाद Lebesgue की जो सिंपल फंक्शन वाली टेक्निक है उसके ज़रिए डिरिचलेट फंक्शन को इंटीग्रेट करके देखें अपर और लोअर सम निकाल के, तो बताएं कि Lebesgue इंटीग्रेबल का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर आ रहा है तो जो एरिया Lebesgue इंटीग्रल ने दिया है क्या वो सेंसिबल है फंक्शन को देखते हुए या कोई इनसेंसिबल आंसर आ रहा है। तो ये आपने खुद कंपैरिजन करना है और यहाँ पे किया भी हुआ है इसी सेक्शन में।
इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ के फिर इसको अंदाज़ा लगाएं, ताकि जब खुद सोचेंगे आप तो फिर आप देखेंगे इसको कि क्योंकि ये इंटीग्रेशन की टेक्निक है तो इसका मकसद तो एरिया को जनरलाइज करना है। अब रीमान इंटीग्रल जहाँ पे फेल हो रहा है वहाँ पे लिबैक इंटीग्रल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो क्या वाकई ये एरिया की जनरलाइजेशन ही कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपने मुझे एक्सप्लेन करनी है नेक्स्ट लेक्चर में या असाइनमेंट के क्वेश्चन के तौर पर। बल्कि मुझे बताइएगा कि फराज कितनी असाइनमेंट्स होगी आप लोगों की? फराज हैं यहाँ पे या कोई और स्टूडेंट बता सकता है कि आपकी कितनी असाइनमेंट्स होगी हैं? अगर तो बहुत कम है तो फिर आप इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको कहा है, सर 3 हो गई। 3 हो गई हैं तो ये तो बहुत कम है, 3 तो कम है, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं कि जो मैंने आपको बात कही है एग्जैक्ट यही चीज़ मैं स्टेटमेंट के तौर पे ऐड कर रहा हूँ असाइनमेंट की। आपने ये क्वेश्चन जो है इस पे अपना एनालिसिस देना है, अपनी थॉट इनपुट देनी है कि अगर एक फंक्शन है जो कि रीमान की टेक्निक से इंटीग्रेबल नहीं है और वो लिबैक की टेक्निक से इंटीग्रेबल हो जाता है, तो क्या लिबैक की टेक्निक से जो इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है उसका, क्या वो उसके एरिया की जनरलाइजेशन ही है फंक्शन को देखते हुए? वो आपको ये एग्जांपल करके इस बात का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो एग्जांपल नीचे दी हुई है। तो आपने इसकी फेवर में या इसके अगेंस्ट कमेंट करने हैं, ठीक है, और इस एग्जांपल और इसके एक्सप्लेनेशन को रेफ़र भी कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है एक, लेकिन इसमें आपने इसकी एलेबोरेशन इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आंसर को एलेबोरेट करना है, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आप इस पर अपना एक नोट लिखें या इसकी एक्सप्लेनेशन दें जिससे ये चीज़ सही कन्वे हो जाए आइडिया रीमान इंटीग्रेशन का कि लिबैक इंटीग्रेशन का ना। तो इससे इसकी सिग्निफिकेंस का भी आइडिया हो जाएगा कि अगर तो इसकी एरिया, अगर तो ये एक ऐसे फंक्शन पे जहाँ पे प्रीवियस टेक्निक फेल हो रही है इंटीग्रेशन की, अगर तो लिबैक उस नई टेक्निक पे आंसर देता है लेकिन इसका आंसर अगर सेंसिबल नहीं है एरिया के हवाले से, तो फिर भी इस टेक्निक का हमें फ़ायदा नहीं है। और अगर सेंसिबल है ये, तो फिर आपने इसको कंपेयर करना है कि अगर इसने एरिया निकाल ली है किसी फंक्शन का लिबैक ने, और ये वाकई उस एरिया की किसी न किसी हद तक सेंस को मीट कर रहा है, तो फिर प्रीवियस टेक्निक उस पर फेल क्यों हो रही थी रीमान की, और वो क्योंकि एरिया सही नहीं ले रही थी उसका, ठीक है। तो ये आपने इस पे जनरल कमेंट करना है स्टेटमेंट पे, ये मैं असाइनमेंट के तौर पे ऐड कर दूंगा, और अपने अपने आंसर देने हैं खुद सोच के जो भी आपको बेहतर लगता है इसमें, ठीक है। क्योंकि जो है वो अपना आइडिया जो है वो दें, अपनी थॉट दें, और फिर कंपेयर करें अपने आंसर को। जब मैं आपको सोल्यूशन या एग्जैक्ट आंसर बताऊं उसके हिसाब से तो अपनी करेक्शन कर लें अगर आपका आंसर ठीक ना हो या कुछ उसमें कमी हो, ठीक है। अदरवाइज़ एक दूसरे से जो आंसर्स आप लोग डिस्कस करते हैं और एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं उसको, तो उसको ना यूज़ करें, तो उससे आपको जो है वो खुद जो है वो क्योंकि नहीं सोचते तो बहुत सारी चीज़ें फिर आप मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ तो आप इसको जो है वो कीजिएगा। बाकी जो है बाकी सिंपल इंटीग्रेशन से ही कंपेयर किया हुआ है अब इसने हर जगह पे इन सब थ्योरम्स में सिंपल इंटीग्रेशन से कंपेयर किया हुआ है लिबैक इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो ये थ्योरम सिर्फ आपने इनकी स्टेटमेंट्स देख लेनी है और आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई जो है वो बस यही बता रहा है कि लिबैक इंटीग्रेशन जो है वार्म इंटीग्रेशन की जैसी ही टेक्निक है, ठीक है। तो आपने इसकी एक दो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ उनकी स्टेटमेंट देख लेनी है, और जहाँ पे आपको एक एग्जांपल मिल रही है वो लाजमी आपने देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वह आपने पढ़ लेना, यहाँ से आगे हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। हाँ जी, अभी के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो बताएं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, फराज का इंटरनेट कनेक्शन था वो अभी भी डिस्कनेक्ट हो गई है उसकी क्लास। डिस्कनेक्ट हो गया कौन? फराज की बात कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, जी जी, ओके ओके, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। फराज हमने वो मैंने यही पूछना था असाइनमेंट का, तो 3 हुई हैं तो ये 4th असाइनमेंट जो है ये मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको क्वेश्चन उसका एलाबरेट कर दिया है। आप ने अगर मेरी बात आपको याद है तो वो आप लिख लें बेशक, ताकि आप खुद भी इस पर काम कर लें, अदरवाइज़ मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा एक्टिविटी का, तो वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल है पेज 78 पे यहाँ तक कि हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो ये आपने आज के लेक्चर को थोड़ा सा रीड कर लेना, आपको क्वेश्चन हैं तो वो आप अभी आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछना है, और अगर आपने इसको पहले पढ़ना है खुद से दोबारा
और फिर कोई क्वेश्चन ध्यान में आता है तो फिर आप ग्रुप में पूछना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर जब हम मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं तो उसमें हाँ दोनों जी। केस नहीं आते, इंक्रीजिंग का भी और डिक्रीजिंग का भी? हाँ लेकिन वो दोनों एक दूसरे की जो है वो सिमेट्री है ना एक किस्म की। अगर इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इंटीग्रल तो डिक्रीजिंग भी करेगा फिर ऑब्वियसली। कि अगर एक फंक्शन आपने कहा है कि f छोटा है और h जो है वो बड़ा फंक्शन है तो h का इंटीग्रल भी बड़ा होगा। तो हम ये तो इसी तरह फिर इसी को उल्टा रीड कर लें आपके, जो फिर फंक्शन छोटा है तो उसका इंटीग्रल भी छोटा होगा, तो ये दोनों तरफ से इनइक्वालिटी रीड हो जाती है। तो इस वजह से उसने अलग केस नहीं दिया, मोनोटोनिसिटी एक ही केस के जरिए वो बता दी जाती है। नहीं सर, आई थिंक मोनो जो है ना डिक्रीजिंग, उसकी डेफिनेशन इस तरह नहीं है कि अगर मतलब अगर एक वैल्यू लेस है, फॉर एग्जांपल x1 लेस आर इक्वल टू x2 है, तो f ऑफ x2 ग्रेटर आर इक्वल टू f ऑफ x1 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल मतलब यही उल्ट बात हो है। जाता है। मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन के तौर पे और मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप अलग अलग ले रहे हैं तो आप उसकी बात कर रहे हैं। जी सर मैं उसकी हाँ बात हाँ कर रहा हूँ। ओके ओके आई गेट इट। तो ये भी तो सेम ही है ना कि अगर एक मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है तो वो हम कहते हैं कि लाजमी इंटेग्रेबल होगा। और जो है तो सिमिलरली क्योंकि ये इसमें भी तो सिमिलरिटी है ना, अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन क्लोज डोमेन के ऊपर इंटेग्रेबल है तो फिर मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें भी तो जो है वो सेम बिहेवियर है कि इंक्रीजिंग हो या चाहे डिक्रीजिंग हो। अगर इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी अगर आप मोनोटोन इंक्रीजिंग को देखते हुए अगर आप एरिया जनरलाइज कर सकते हैं उस फंक्शन का जो कि इंक्रीज़ कर रहा है, तो वही फंक्शन अगर डिक्रीज़ कर रहा होता उसी तरीके से मोनोटोन, तो फिर उसको उसके लिए भी एरिया की टेक्निक वही काम करेगी जो इंक्रीज़ करने के लिए कर रही है, राइट। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है टेक्निकली, इसलिए जब भी आप थ्योरम देखेंगे तो वो मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग में से किसी एक केस के लिए वो थ्योरम दे देगा आपको, और दूसरे केस के लिए या तो वो एक्सरसाइज में डाल देगा या फिर वो कहेगा कि सिमिलर है। तो इस तरीके से नहीं ये सर, दोनों वो दोनों ज्यादातर मैंने ये मैयर में यही दिया हुआ है, इंक्रीजिंग वाला केस ही है ज्यादातर, मैयर में इंक्रीजिंग वाला केस है, तो मोनोटोनिसिटी कहता है लेकिन इंक्रीजिंग वाला केस ही डिस्कस करते इंक्रीजिंग के लेते हैं, हैं हाँ जी। डिक्रीजिंग वाले बात ही नहीं करते। असल में वही वही बात है ना कि डिक्रीजिंग वाला टेक्निकली बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। डिक्रीजिंग वाला जो है अगर इंक्रीजिंग केस में वो चीज़ होल्ड करी है किसी तरीके से तो डिक्रीजिंग वाले केस में भी सेम टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस वजह से कोई टेक्निकली डिफरेंट नहीं होता। तो इसलिए वो एज अ थ्योरम, क्योंकि थ्योरम सिर्फ उस चीज़ में इस चीज़ को देते हैं थ्योरम बना के जिसमें टेक्निकली एक नई चीज़ आपको इनपुट के तौर पे दी जा रही है, एक नई इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने सिर्फ यही कहना है कि राइट से लेफ्ट चले जाओ और अगले थ्योरम में कहना है कि लेफ्ट से राइट आ जाएं, तो इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ये तो सेम किस्म की मूवमेंट है ना। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है, थ्योरम्स में वो सिर्फ नया कोई रिजल्ट होता है तो वो देते हैं थ्योरम के तौर पे। अदरवाइज जो है वो अगर सेम हो तो वो आप नोट कराएं कि इस तरह की जो सेम स्टेटमेंट बच जाती है वो उस सेक्शन के आखिर में एक्सरसाइज के तौर पे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है सिमेट्री जो है इस वजह से वो एक बात बता देते हैं और जो उसी से ड्राइव हो सकती है उसको वो एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में इस तरीके से डाल देते हैं या खुद ही बता देते हैं कि द कन्वर्स या द रेस्ट ऑफ द केस इज़ सेम। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट भी ऐड की होती है अक्सर। तो आप इसको देखें जहाँ पे भी आपको एक थ्योरम ऐसा मिलता है जिसका रिवर्स केस नहीं है तो आप उस सेक्शन की एक्सरसाइज जाके देखें, उसमें आप देखेंगे उसमें आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। होल्ड करता होता है, ऐसे नहीं होता कि एक केस होल्ड कर रहा है इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का होल्ड ही नहीं करता हो, ऐसे नहीं होगा, होल्ड दोनों करेंगे। ओके सर। हाँ ओके अवैस। हाँ जी और कोई किसी ने कोई कमेंट करना हो या कुछ पूछना हो? टाइम नहीं है। अच्छा जी चलें ठीक है, कोई कमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है और